भी डिलीवर कर पाएंगे तो ये आपको इमीडिएटली रिपोर्ट कुछ घंटों में आपके व्हाट्सएप पे भेजेंगे, या पर्सनल रिपोर्ट चाहिए, प्रिंटेड रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो उसी सिलसिले में मैं रिक्वेस्ट करता हूं अजय राय भाई से। अजय राय भाई, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम हियर नियर द डायस। अजय राय भाई जो है ये पैथोलॉजिस्ट है, ये ब्लड टेस्ट करते हैं, इनका बहुत ही अच्छा पैथोलॉजी का लैब है। और आज खास तौर से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया हूँ, मेरा अजय के साथ में लगभग 27-28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो 27-28 ईयर्स से मेरे प्रैक्टिस में मेरे जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होते हैं मैं अजय के थ्रू करवाता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर, इनकी रिपोर्टिंग के ऊपर। तो अजय को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स और डायग्नोस्टिक टूल्स जो है, जो सारे कंप्यूटराइज लेबोरेटरीज है, जो रिसर्च करना है, वो सारी चीज़ें आपके लैब में प्रेजेंट है। खाली उसको एक अलग रेशो में, अलग लेवल में उनको ब्लड चेक करना था, जिसको लेके अब्दुल समद सर ने उनको ऑलरेडी गाइड किया हुआ है। तो अजय जो है ये विलिंग है, अगर आपको आपके फार्म पे गोट के सैंपल के ब्लड टेस्ट वगैरह करने हैं तो आप लोग ब्लड कलेक्ट करके अगर इनको कॉल करेंगे तो इनका बंदा आके कलेक्ट भी कर लेगा और रिपोर्ट करके आप तक रिपोर्ट भी पहुंचाएगा। वो रिपोर्ट आप आपके वेटेरिनेरियन से शेयर कर सकते हो और आपके गोट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो। तो अजय ने आज खास तौर से, आज का उनका वर्किंग डे था, फिर भी अपना लैब बंद रख के आज हम लोगों के पास आए, हम लोगों के लिए अपना टाइम भी दिए। और इस सिलसिले में आई एम वेरी थैंकफुल टू अजय कि वो यहाँ पे आए हैं। और मैं अजय का नंबर जिस किसी को भी चाहिए आप लोग मुझे कम्युनिकेट कीजिए या सामिन भाई को व्हाट्सअप कीजिए, इंशाल्लाह वो आपको अजय का नंबर देंगे, आप लोग उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। सर ने अजय को पर्सनली गाइड किया हुआ है कि क्या चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है, तो वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके देंगे। मैं अशरफ भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ एक बुके लें, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, सर अजय भाई ने पर्सनली हमारे लिए टाइम दिया था, आप प्लीज़ अजय भाई को एक बुके प्रेजेंट करके फेलिसिटेट करें। सो थैंक यू अजय सो मच। आप सेकंड सेशन अटेंड करो, रात में डिनर भी करना है आपको यहाँ पे हमारे साथ। तो अजय भी, अभी आपने अजय का फेस देख लिया है, ड्यूरिंग डिनर या जब भी आप फ्री रहोगे आप उनसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, या अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे या सामिन भाई से कम्युनिकेट कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग आपको अजय भाई का नंबर प्रोवाइड करेंगे। आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन का इंशाल्लाह जो एक इशू, कॉमन इशू हम लोगों को रेगुलर फेस करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अजय के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अभी करंट के सिचुएशन में। दूसरी चीज़ है, आज के हमारे इस इवेंट के बारे में हम लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ही इन्फॉर्म किए थे बहुत सारे गोट फार्म ओनर्स को, पर्सनल इन्विटेशंस नहीं था। ये इन जनरल एक इवेंट था जिसके अंदर कोई भी गोट फार्म ओनर्स, कोई भी पलाई फार्म ओनर्स पार्ट ले सकता था। और ये सेशन इसलिए था कि हम लोग सब भाई साथ में बैठे, सीखे और इंशाल्लाह कुछ अच्छी बातें अपने साथ लेके आज घर जाए। इस इवेंट को कवर करने के लिए आज हमारे बीच में हमारे एक फेमस यूट्यूबर समीर भाई प्रेजेंट है। समीर भाई फ्रॉम MSQ व्लॉग्स, ये आज अपना पर्सनल टाइम देके हम लोगों के साथ आए हैं। ये इस इवेंट को स्टार्ट से कवर कर रहे हैं और समीर भाई ने खास तौर से आज अपना टाइम डेडिकेट किया कि आज का जो भी यहाँ पे सेशन हो रहा है इसको ये रिकॉर्ड करेंगे, और जब ये ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करेंगे तो जो लोग आज इस सेमिनार में प्रेजेंट नहीं हुए हैं वो लोग भी उस चीज़ को देख के कुछ ना कुछ नॉलेज इंशाल्लाह डेफिनेटली हासिल कर पाएंगे। तो मैं समीर भाई से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ यहाँ डैश के पास आए। अशरफ भाई प्लीज़ समद सर के थ्रू समीर भाई का भी फेलिसिटेशन कीजिए इंशाल्लाह। थोड़ा एप्रिसिएशन समीर भाई के लिए। सो इन शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने एक रेडियोलॉजिस्ट का भी अरेंजमेंट किया है, इंशाल्लाह वो भी ऑन वे थे जब तक पहुंचते। आज बारिश की वजह से थोड़ा मुंबई से लोगों को आने में यहाँ डिफ़िकल्टी हुई है, उसके बावजूद भी इतने सारे हमारे भाई यहाँ पर आज कुछ सीखने के लिए प्रेजेंट हुए हैं एक छोटे से इन्विटेशन पे। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत हौसला अफजाई की है, बहुत हिम्मत अफजाई की है। आप सब लोगों के यहाँ प्रेजेंस होने से एक अच्छा इनिशिएटिव लेने का मकसद भी हम लोगों का सॉल्व होता है कि नहीं, डेफिनेटली लोग हैं जो आकर कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो वक्त ना गुजारते हुए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं सेकंड सेशन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा हमारे समद सर से कि वो इंशाल्लाह सेकंड सेशन हम लोगों के सामने स्टार्ट करें, जिसके अंदर हम लोग कॉमन फार्म पे आने वाली जो बीमारियां होती है उसको लेकर डिस्कस करेंगे, उसका डायग्नोसिस कैसे हो, उसको समझे कैसा और उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। थैंक यू सो मच। पिछले सेशन में हम लोग न्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहे थे, फीड के बारे में।
कि कुछ नई टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके हम रूमेन को बाईपास करके जो अच्छे प्रोटीन है, जो शुगर है, ग्लूकोज वगैरह हम लोग दे सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा रहेगा, हार्मोन सिंथेसिस वगैरह बराबर होते हैं तो उससे सेहत वगैरह अच्छी रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिनरल्स की तरफ जाते हैं। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्ट है मिनरल्स के बारे में कि हर मर्ज़ की दवा है तो मिनरल मिक्सचर, नहीं समझा तो मिनरल मिक्सचर दे दो लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि मिनरल मिक्सचर देने के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। इन जनरल जो मिनरल जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये मेजर मिनरल्स में आते हैं। उसके बाद में ट्रेस मिनरल्स में आएगा लोहा आयन है, आयोडीन है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ये सारे के सारे चीज़ें ट्रेस मिनरल्स में आएंगे। इसकी ज़रूरत है, देना चाहिए बॉडी को, उसकी ज़रूरत है। लेकिन जब हम कैलकुलेट जब करते हैं देने के लिए तो ऐसे समझते हैं कि जैसे बाकी जो भी हम फीड खिला रहे हैं उसमें से कोई भी मिनरल उसको नहीं मिल रहा है। और जो मिनरल मिक्सचर बनाने वाले जो कंपनीज है जो मार्केट करते हैं वो आपको बताएंगे 20 ग्राम दो, 15 ग्राम दो, और उनका जो सारा जो कैलकुलेशन रहता है वो इस बेसिस पे रहता है कि इसी से सारे मिनरल्स इसको मिलना है। जबकि आम जो थंब रूल है वो ये है कि अगर आप ग्रास खिला रहे हो, पत्ती है, पत्ता है, ग्रास है, ये अगर खिला रहे हो तो इनमें कैल्शियम काफ़ी होता है, इनमें कमतरता होती है फास्फोरस की। और जहाँ आप ग्रेन्स खिला रहे हो जैसे मक्का है, गेहूं है, ज्वार है, उसमें फास्फोरस अच्छा होती है और कैल्शियम की कमी होती है। इसलिए कैल्शियम रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा ह्यूमन में होते हैं और फास्फोरस से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा एनिमल्स में होते हैं जो घास खाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। दूसरी जो बेसिक चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जब मिनरल्स आप ज़्यादा देते हैं तो मिनरल डिफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। जैसे अगर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट समझिए 10 ग्राम है, अगर मैं 20 ग्राम दूं तो सिर्फ 5 ग्राम एब्सॉर्ब होगा, बाकी बाहर निकल जाएगा। अगर 10 ग्राम की रिक्वायरमेंट है और मैं 10 ग्राम दूंगा तो 10 ग्राम एब्सॉर्ब होगा। तो जब भी आप ज़्यादा कैल्शियम देते हो, ज़्यादा आयरन देते हो या ज़्यादा कुछ भी देते हो तो वो एब्सॉर्ब नहीं होते हुए बजाय एक्टिव एब्सॉर्प्शन के पैसिव एब्सॉर्प्शन के होते हैं। तो इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास आते हैं और बताते हैं कि ये भी कैल्शियम दो, वो भी कैल्शियम दो, तो थोड़ा सा बैठ के आपको ये सोचना चाहिए कि कैल्शियम मेरे फीड में से कैल्शियम कितना जा रहा है और उसमें कुछ कमी अगर है तो मैं कितना खिलाऊंगा, ये आपको डिसाइड करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि फास्फोरस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जो भी मिनरल मिक्सचर बाजार में अवेलेबल है वो कैल्शियम और फास्फोरस, जैसे डाइकैल्शियम फॉस्फेट। अब प्रॉब्लम है कि डाइकैल्शियम फॉस्फेट में 2 कैल्शियम 1 फास्फोरस, ऑलरेडी कैल्शियम डबल है और फास्फोरस एक ही है। तो आपको कुछ ऐसे भी सॉल्ट देने चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम ना हो, आप डायरेक्टली फास्फोरस दे रहे हो। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो ये है कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है रूमिनेंट्स के लिए, जो हमेशा नेग्लेक्ट होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का तो कम से कम ऐसे है कि बोन में कैल्शियम फास्फोरस बॉडी के अंदर कार्टिलेज में काफ़ी रहता है और जब भी ज़रूरत हो वहाँ से निकल के ब्लड में आता है। लेकिन मैग्नीशियम का कोई स्टोर हाउस नहीं है। इसलिए जो जानवर है, आपका जो बकरी है, बकरा है, वो डे टू डे जो खा रहा है उसमें से जो मैग्नीशियम मिल रहा है उस पर डिपेंड है। तो मान लो अगर आपका बकरा 5 दिन अगर चारा नहीं खा रहा है तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी पक्की है, तो आपको वहाँ मैग्नीशियम का सप्लीमेंट देना पड़ेगा। तो एक तो इसके अंदर से आपको जो लेसन देना है वो ये है कि मिनरल मिक्सचर ऐसे मत समझिए कि हर मर्ज़ की दवा मिनरल मिक्सचर है और जितना आप मिनरल मिक्सचर देंगे उतनी अच्छी हेल्थ होगी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जब आप अच्छा बैलेंस फीड दे रहे हैं तो आपको बेयर मिनिमम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ बकरी है और दूध दे रही है, तो वहाँ पर चूँकि लॉस कैल्शियम दूध के अंदर बाहर निकल रहा है बॉडी के, तो वहाँ आपको कैल्शियम देना है। अब अगर बॉडी के मेरे बोन बन गए, कार्टिलेज बन गए और मैं जो खा रहा हूँ उसमें से कैल्शियम मिल रहा है, तो कैल्शियम बाहर निकलने का तो कोई चांस ही नहीं। यूरिन में कैल्शियम नहीं है ना। दूध अगर कोई दे नहीं रहा है या दे नहीं रही है तो वहाँ कैल्शियम जाने का सवाल पैदा नहीं होता। तो लॉस कैल्शियम का कम हो रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा
ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो नॉन लैक्टेटिंग है, जो नहीं दूध देने वाले, उनमें जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो जितनी है उतनी ही इनको मिलनी चाहिए। जहाँ भी आपका बकरा 5 या 6 दिन अगर चारा नहीं खा रहा है तो वहाँ आपको एक 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड आप फीड में मिला के आप दे सकते हैं। मैग्नीशियम और दूसरा एक सॉल्ट बाज़ार में भी मिलता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो उसमें आपको दोनों भी, मैग्नीशियम भी मिल रहा है और फॉस्फोरस भी मिल रहा है। कि बाज़ार में जाएंगे आप तो 450 ग्राम का पैकेट मिलता है, आप 5-5 ग्राम और 5 से 10 ग्राम अगर आप खिलाएंगे तो मैग्नीशियम भी मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा। आप जो मिनरल मिक्सर खिला रहे हो उसमें थोड़ा सा ऐड कर देना और ये खिला देना। अब ज़्यादा कैल्शियम की वजह से जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे हैं वो एक ये है कि बोनी एक्सोस्टोसिस होता है। उसमें कैल्शियम जब जमा होना शुरू हुआ तो ऐसे न्यूड्यूल्स जॉइंट के अंदर होते हैं और फिर वो आपके जो बकरों के अंदर जो बहुत सारे आर्थराइटिस के प्रॉब्लम, लेमनेस के प्रॉब्लम, खड़े नहीं रह रहा है, जॉइंट के अंदर एंकोलोसिस हो रही है, पैर को ऐसे रखा है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम मिनरल रिलेटेड भी है। और एक बार ज़्यादा आपने कैल्शियम खिला दिया और कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो गया तो उसको सिवाय सर्जरी के निकालने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए शुरू से आपको मिनरल मिक्सचर के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा यह कि मिनरल मिक्सचर में बाकी काफ़ी इंटरेक्शंस होते हैं, तो इसके लिए आपको जो मिनरल मिक्सचर जो देना है वो एक अच्छी कंपनी का आप दो। कम से कम एक चीज़ आप ज़रूर पूछना चाहिए। जब अशरफ भाई ने बताए थे कि उनके पास का मिनरल मिक्सचर है तो सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा था कि मुझे ये बताओ कि फास्फोरस का आपके पास क्या सोर्स है, कौन सा सोर्स कर रहे हो। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल है, ये सारे रॉक फास्फेट इस्तेमाल करते हैं। रॉक फास्फेट में फ्लोराइड होता है और ये जो फ्लोराइड है बॉडी में जाके कैल्शियम को एक्सक्रीट करके डिपॉजिट करता है। इसलिए देखा होगा बिहार में, यूपी वगैरह में कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें पानी में फ्लोरीन ज़्यादा है तो जितने बच्चे हैं सारे के सारे के पैर ऐसे टेढ़े हैं, इसलिए कि कैल्शियम नहीं है, फ्लोरीन जमा है और वो जो बॉडी का वेट है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसके लिए पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। तो मिनरल मिक्सचर आप जब भी खरीदेंगे तो ऐसे कंपनी से खरीदो जो रॉक फास्फेट इस्तेमाल नहीं करता है, और उनसे ये ज़रूर पूछना कि आपके मिनरल मिक्सचर में फ्लोरीन का लेवल कितना है वो हमको बताइए, है ना। अरे वो एक्सेप्टेबल लेवल है कि एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनी का अगर कोई मिनरल मिक्सचर है तो वो भी मल्टीनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। ये सारे के सारे मल्टीनेशनल भी जो गांव के जो छोटे मोटे जो सोर्सेस रहते हैं वहीं से बनवा के अपना टप्पा लगा के बेचते हैं। तो इस आप उसमें नहीं रहना क्या बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका मिनरल मिक्सचर भी बहुत अच्छा होगा। दवाओं का भी आज यही हाल है। ये सारे के सारे मल्टीनेशनल कंपनीज अपना खुद का मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये बिल्कुल छोटे छोटे जो सप्लायर्स हैं उनके पास जाके मैन्युफैक्चर करवाते हैं। उनके प्राइजेस अगर देखेंगे तो आप डबल 1.5 टाइम डबल रहते हैं, इसलिए कि वो ब्रांडिंग और बाकी के उनके सैलरीज वगैरह। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप ज़रूर उनसे सवाल कीजिए कि इसमें क्या है, इसमें बराबर है क्या। और जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको समझ में आता है कि इसका जो है तो असर हो रहा है नहीं हो रहा है। मिनरल मिक्सचर में वही प्रॉब्लम आता है, आपको समझ में नहीं आता है कि इसका सचमुच फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बीमारियों की तरफ। मिनरल मिक्सचर का भी एक हो गया इशू सॉल्व। तो आपके पास अगर एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट अगर है आपके रोल पर, मुझे पता है कि बहुत सारों के पास है, वो 3 महीने में 6 महीने में आपके पास विजिट करते हैं न्यूट्रिशन के जो एक्सपर्ट है, तो आप उनसे अपना जो फार्मूलेशन है वो फार्मूलेशन का आप उनसे एटलीस्ट केमिकल एनालिसिस अगर नहीं करते हो, मेरा तो बोलना है कि आप कम से कम एक बार तो भी अपने फीड का लैब में भेजकर एनालिसिस करना ज़रूरी है। इसलिए कि आप उस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो उसमें क्या है इतना तो मालूम होना चाहिए आपको, क्या ज़्यादा है और क्या कम है, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप ये करवाइए, उसमें फिर बाकी के मिनरल्स भी आप करवाइए, भले से ट्रेस मिनरल्स नहीं भी कराए तो चलेगा, लेकिन आप जो प्रॉक्सिमेट जो एनालिसिस जिसको बोलते हैं वो लैब के अंदर से आप करवाते हैं। बॉम्बे में भी लैब है, उसके बाद पूना में बहुत सारे लैब्स हैं जिसमें आप भेज के अपना फीड का जो सैंपल है भेज के आप एनालिसिस आप करवा सकते हैं। बीमारियों में अभी ऐसा है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो पलाई के जो फार्म्स है उसमें आमतौर पर कौन कौन सी बीमारियां नज़र आती है। एक तो ये कि निमोनिया बड़ा कॉमन है
और निमोनिया का जो सिम्टम है वो यह है कि बुखार आ रहा है, और बुखार आने के बाद में वो जो है तो उसको सांस में डिफ़िकल्टी हो रही है। अब ये सांस में जब डिफ़िकल्टी होती है तो बकरा जो है तो सांस पहले तो नाक से सांस ज़्यादा तो लेता है, तो आप उसको देखते हैं उसकी जो नॉस्ट्रिल है वो ज़्यादा चलती है और ज़ोर से फिर वो सांस ले रहा है। ये निमोनिया की पहली स्टेज है। ये स्टेज जब होगी तो हम इसको बोलेंगे कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अपर रेस्पिरेटरी में लंग के ऊपर का या लंग के जो ऊपर के हिस्से हैं उसके निमोनिया का ये आपको जो है तो सिम्टम नजर आ रहा है। सेकेंड स्टेज में जब निमोनिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर बकरा जो है तो मुंह से सांस लेना शुरू करता है, मुंह खोल के। तो ये सेकेंड स्टेज है ये निमोनिया की। और ये जब कर रहा है तो आप समझिए कि उसके जो लंग्स है, लंग्स में काफ़ी बीमारी है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि लंग्स में पानी भी भरा हुआ है और वो पानी भरने की वजह से उसको जो है तो ऑक्सीजन और एयर लेने में उसको तकलीफ हो रही है। अब निमोनिया जो होता है वो दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो निमोनिया होगा आपका बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल डिसीज की वजह से, और दूसरा है वायरल की वजह से। अब दोनों में से कैसे पहचानेंगे कि ये बैक्टीरियल है कि वायरल है? आमतौर पे थंब रूल ये है कि जब भी वायरल निमोनिया रहेगा तो वो उसमें टेम्परेचर 104 के ऊपर रहेगा। वायरल निमोनिया कभी भी ज़्यादा फीवर देता है, ज़्यादा बुखार रहता है उसमें। जबकि बैक्टीरियल अगर कोई भी इन्फेक्शन रहेगा, कोई भी निमोनिया वगैरह अगर रहेगा तो फीवर रहेगा, लेकिन 103, 104, 104, 4.5, इसमें 105, 106 इतने तक जो है तो जाएगा। नंबर 2 जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, वायरल निमोनिया कभी भी बहुत रैपिडली आगे बढ़ता है। जैसे अभी सवेरे नाक से सांस ले रहा था, दोपहर में, शाम में मुंह से सांस ले रहा है, और दूसरे दिन देख रहे हैं कि आपको मरा पड़ा है। तो बहुत रैपिड प्रोग्रेस होता है इसका। और एक दूसरा जो फीचर ये है कि वायरल निमोनिया यूजुअली पानी और एयर और फीड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो आज अगर आपको एक केस दिखा तो आपके फ्लॉक में दूसरा केस दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको दिखेगा, एक से फिर दूसरा, तीसरा। जब रैपिडली स्प्रेडिंग अगर कोई भी अगर बीमारी है निमोनिया की, तो आप ये समझिए कि ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन की आपको ट्रीटमेंट करनी है। चूंकि आपके पास ज़्यादा एनिमल्स है इसलिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है मालूम करना कि सचमुच वायरल है क्या। ये तो एक थंब रूल बताया मैंने कि भाई टेम्परेचर और बाकी की चीज़ें देखकर। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आपके पास अगर 3 से ज़्यादा अगर बकरे बीमार हो एक पर्टिकुलर सिम्टम के, तो आप पहला काम ये करिए कि उसका ब्लड कलेक्ट करिए और लैब में भेज दीजिए। सिंपल ये देखने के लिए कि जो WBC काउंट है वो ज़्यादा है या कम है। मैं आपको एकदम मोटे मोटे बता रहा हूँ कि WBC काउंट ज़्यादा है या कम है। WBC काउंट अगर ज़्यादा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, WBC काउंट अगर कम है तो वायरल इन्फेक्शन। तो 3 से ज़्यादा अगर है तो आप ब्लड टेस्ट करवा लेंगे तो आपको एक पक्का यकीन हो जाएगा कि मैं कौन सी बीमारी से मुझे जूझना है और बाकी के जो एनिमल्स हैं उनको मुझे क्या करना है आगे आने वाली सिम्टम। तो ये एक्सपीरियंस आपको टेस्टिंग के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके फार्म का आपको हासिल करना है, तो आपको फिर डायग्नोसिस के अंदर अच्छा हो जाएगा। हर केस का ब्लड भेजने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार पैटर्न आपको पता चल गया कि ये पैटर्न से अगर है तो बैक्टीरियल काउंट के ऊपर से मैं बैठा कि वायरल डिसीज हो सकती है, तो अपना सीधा आप बाद में वायरल एंटीवायरल आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बैक्टीरियल अगर है तो कर सकते हैं। दूसरा जो और एक है बीमारी जो होती है वो है प्रोटोजोल इन्फेक्शन। ये प्रोटोजोल जो इन्फेक्शन है, बारीक बारीक जो प्रोटोजोआ होती है टिक्स के थ्रू आती है, जो गोचली जिसको बोलते हैं ना, वो अगर बॉडी में अगर लग जाए तो इनके जो पैरासाइट है वो इसकी जो गोचिड जो है उनके जिस्म में ये मल्टीप्लाई होते हैं और वो ब्लड सक करते हैं। जब ब्लड सक करेंगे, खून जब करेंगे, तो उनके सलाइवरी ग्लैंड से वो ये पैरासाइट को अंदर ट्रांसमिट, जैसा मलेरिया कैसा मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, उसी तरह से टिक से ये टिक रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो ट्रांसमिट होती है। अभी आजकल जो ज़्यादातर हम लोग जो बकरों में देख रहे हैं वो 2 टाइप की बीमारी है ये प्रोटोजोल जो है। एक तो बबेशिया कॉमन है। बबेशिया में ऐसे होता है कि फीवर हाई आता है, उसके बाद में लिम्फ नोड जिसको हुदूद बोलते हैं ना, आपने कभी देखा होगा कि हाथ लगा के देखो आप, तो ये यहाँ पर एक हुदूद रहेगा, यहाँ एक रहेगा, और यहाँ के ऊपर जो फीमोर जिसको बोलते हैं यहाँ 2 रहेंगे। तो अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको उमूमन ये जो लिम्फ नोड है, जो हुदूद है, वो आपको बिल्कुल बारीक से लगते हैं। लेकिन ये जब बीमारी होती है तो वो थोड़े से
फूल जाते हैं इस वजह से कि वो जो पैरासाइट है वो वहाँ पर उनकी ग्रोथ हो रही है, वहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो थोड़े से बढ़ जाते, गांठ बढ़ जाती है जैसे। और कुछ केसेस में पेशाब में खून आना लगता है, लाल टाइप की जो पेशाब, कॉफ़ी कलर की जो पेशाब होती है वो होती है। ये अगर है तो प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। बारिश वगैरह जब होती है उसके अंदर अगर बकरे भीग रहे हैं तो इसमें एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लेप्टोस्पायरा, वो होने के चांसेस है बारिश में अगर भीगते हैं तो लेप्टोस्पायरोसिस के जो सिम्टम है वो भी यही है, हाई फीवर, आंख वगैरह जब देखेंगे तो एकदम कंजेस्टेड लाल लगेगा आपको, चट्टे चट्टे आपको दिखेंगे बॉडी के अंदर। हो सकता है पेशाब में खून भी आए तो वहाँ पर ये हो सकता है। और इसमें अबॉर्शन भी होता है, अगर आपके पास बकरियाँ अगर है तो लेप्टोस्पायरा में अबॉर्शन भी होते हैं। तो ये खासकर बीमारी जो होती है वो बारिश में जो स्टैग्नेटेड वाटर होता है उसके बाद ये बीमारी लगती है। और जो प्रोटोजोन बीमारी है, दूसरी जो बीमारी है जिसका मैं जिक्र करना ज़रूरी है गोट में, वो है एर्लिकियोसिस। उसके अंदर जो गर्दन मोड़ लेती है बकरा जो है, तो ऐसा गर्दन मोड़ ये रहता है जी। गर्दन जो मोड़ने की जो बीमारी है उसको आपको एक तो ये देखना है कि वो पहले फीवर आया था क्या, कितना फीवर था, और वो सेकंड स्टेज में उसने ऐसे टेढ़ी गर्दन किया है क्या। क्योंकि ये एर्लिकियोसिस नाम का एक पैरासाइट है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरा वायरल मेनिंजाइटिस जिसको बोलते हैं, कि जिसमें वायरस या बैक्टीरिया की वजह से जो ब्रेन फीवर जिसको बोलते हैं, उसमें भी जानवर ऐसे टेढ़े कर सकता है। दोनों में फ़र्क ये है कि जब वायरल मेनिंजाइटिस या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस रहेगा तो उस टाइम पे ये जो नेक है इसका स्टिफनेस रहेगा। आप जब उसके गर्दन मोड़ने की जब आप कोशिश करेंगे हाथ से पकड़ के तो बिल्कुल स्टिफ रहेगा, वो मुड़ेगा नहीं। और प्रोटोजोल अगर है तो थोड़ी सी लचक रहेगी, आप उसको फिर भी मोड़ पाएंगे। और वो जब बैठेगा तो वो अपने ऐसा बैठ के जो गर्दन है वो ऐसे कांधे के ऊपर डाल के इस तरह से बैठेगा। तो ये जो दो बीमारियाँ हैं इसके अंदर जो एर्लिकियोसिस मैंने जो बताया जो टिक रिलेटेड है, उसके लिए आपको एक काम तो ये करना है कि जो आपके पास काम करने वाले लोग हैं उनको आपको ये बता के रखना है कि वो जब भी कहीं टिक्स वगैरह ये जो गोचिड़ जो होती है वो होती है आपके जो हाउसिंग जो सिस्टम है, उनका जो घर जो आपने बनाया है उसमें अगर क्रैक्स है तो क्रैक्स में जाके वो गोचिड़ अंडे देती है और वहाँ उनकी ग्रोथ होती है। तो उसका आपको ख्याल रखना है कि आपका जो एरिया है जिसमें आपने गोट को बांधा है उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स वगैरह ना हो, उसका आप बराबर मेंटेनेंस करें। और उसके बाद में अगर टिक्स वगैरह है तो टिक्स के लिए भी आपको कुछ स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा। दूसरी एक बीमारी जो पैरासिटिक बीमारी है वो है जूं जो होती है इनको एनिमल्स को, तो वो भी जो है तो बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो बीमारियों की बहुत सारी जड़ होती है, उससे फिर वो स्क्रैचिंग होती है, खुजली होती है, तो उसका भी, और वो कॉन्टामिनेशन से एक बकरे से दूसरे बकरे को जाएगी। तो जब भी आपको जूं वगैरह दिखती है तो आपको दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो यह कि न सिर्फ आप बकरों के ऊपर आप ट्रीटमेंट करेंगे बल्कि अंदर का जो जहाँ पर उनको रखा है वहाँ भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा। वहाँ स्प्रे करने के लिए जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स वगैरह जो मिलते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बकरों पे इस्तेमाल नहीं करिए। उस टाइम पर बकरों को बाहर निकालिए ओपन एरिया में, और बाकी के जो बहुत सारे जो ड्रग अवेलेबल है ब्यूटॉक्स वगैरह टाइप के, उसका आप जो है तो स्प्रे वगैरह आप कर सकते हैं। कुछ इंजेक्शन भी आइवरमेक्टिन वगैरह के वो भी आप उसको दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपके पास इसका अगर प्रिवेलेंस है तो आपको हाईटेक वगैरह टाइप के जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है वो महंगे पड़ेंगे। ज़्यादा अच्छा ये है कि उसको आप जो है तो स्प्रे करिए। बहुत सारे फार्म्स में वो क्या करते हैं कि जब आपके पास 300-400 फार्म है तो स्प्रे करना, उनका बॉडी पे डालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो वो क्या करते हैं कि वॉक इन सिस्टम बनाते हैं। वॉक इन सिस्टम में ऐसे होता है कि थोड़ा सा एक टनल टाइप है जिसमें पानी और आपको जो भी आप दवा डालें वो डाल देते हैं, और उसके बीच में से आप अपने जो बकरे हैं उनको एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। तो उसमें होता है ऐसा कि वो सारा बदन उनका वो जो उसके अंदर आपने जो मेडिसिन डाला है उससे भीग जाता है और टिक का जो है तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। उसी तरह से अगर लेमनेस का प्रॉब्लम है आपके पास, बहुत ज़्यादा आपके बकरे हैं जिनको फुट के प्रॉब्लम है और आप जब उनको देखते हैं तो अंदर पस वगैरह दिखता है, तो इसमें अगर ज़्यादा अगर है तो आपको एक एक जो बकरा है उसको आप ट्रीट अगर करते बैठेंगे तो उसका कोई एंड ही नहीं है। तो उसमें भी यही काम कर सकते हैं आप। एक तो फुट मैट लगा सकते हैं कि जहाँ पर वो
चलते फिरते हैं तो उसमें एक फुट मैट और उसमें कोई डिसइंफेक्टेंट एंटीबैक्टीरियल वगैरह सोप करके अगर डाले तो वो उसके ऊपर से जब पास होंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो डिसइंफेक्टेंट है वो उनके जो हूफ है उसको मिलेगा, या नहीं तो वो जो छोटा सा जो इतना सा जो टनल बनाते हैं जिसमें से उसको लेके जाएंगे, वो भी इसके लिए बहुत कारगर रहता है। तो ऐसे चीज़ों की फैसिलिटीज़ अगर आपके पास बड़ा फार्म है तो आप क्रिएट करके रखना चाहिए ताकि आपको इस टाइप के जो ट्रीटमेंट है उसको करने में आपको फैसिलिटी। वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी बता दिया मैंने कि आपको जो वैक्सीनेशन करने हैं वो फुट एंड माउथ डिसीज का और पीपीआर का वैक्सीनेशन करना है। फुट एंड माउथ का जो वैक्सीनेशन है आप मिनिमम 6 महीने में एक बार आप वैक्सीनेशन ज़रूर करिए, क्योंकि इम्यूनिटी जो तो बार बार जब करेंगे तो ही इसकी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है, वरना आप अगर साल में एक ही बार अगर एफएमडी वैक्सीनेशन अगर करते हैं तो दूसरे बार एफएमडी हो सकती है, उसकी सीवियरिटी कम होगी मगर एफएमडी आएगी। पीपीआर का वैक्सीनेशन आप एक ही बार कर सकते हैं। गोट पॉक्स का वैक्सीनेशन आप जरूर करिए, इसलिए कि आजकल लंपी स्किन डिसीज़ के लिए गोट पॉक्स का वैक्सीनेशन हम कैटल में कर रहे हैं और उस वजह से गोट पॉक्स का आउटब्रेक भी हो सकता है। एक थाइमा जो दूसरी बीमारी जिसमें मुंह पे सूज आ जाती है, लिप्स पूरे सूज जाते हैं, वो भी एक वायरल डिसीज़ है जो पॉक्स फैमिली की है। अब गोट के अंदर जब पॉक्स होगा तो पूरे बॉडी में नीडल्स आएंगे, पूरे बॉडी में छोटे 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 जो लंपी स्किन में जैसे नीडल्स दिखते हैं उसी तरह के गोट पॉक्स में भी दिखते हैं, क्योंकि वो एक ही फैमिली का वायरस है। तो गोट पॉक्स के अंदर आपको नीडल्स दिखेंगे, डिस्चार्ज दिखेगा नेजल, निमोनिया भी उसके अंदर हो सकता है आगे चलकर, और उसके बाद में फिर वो हाई फीवर रहता है। तो जो वायरल है उसके अंदर एक जनरल जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बनाई ट्रीटमेंट की वो ये है कि अगर यंग वन है, छोटा है 3 महीने के नीचे, और उसको अगर वायरल इन्फेक्शन है जो 105 106 टेम्परेचर ज़्यादा है और निमोनिया भी लग रहा है या बाकी के और भी सिम्टम्स है, तो वहाँ पर आप एक इंजेक्शन अवेलेबल है बाज़ार में एसाइक्लोवीर, जो एंटीवायरल है एसाइक्लोवीर। वो एसाइक्लोवीर का इंजेक्शन आप आईवी पहला देंगे और बाद में आप उसको सेकंड इंजेक्शन भी एसाइक्लोवीर का पहले दिन और सेकंड डे से अगर आप नैनोमिथिलिन ग्रुप देते हैं तो वायरल इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो निमोनिया जो है तो आजकल हम लोग जो देख रहे हैं वो ज़्यादातर निमोनिया वायरल निमोनिया नज़र आ रहा है, और वायरल का इन्फेक्शन अगर स्टार्ट में अगर आप बराबर नहीं करते हैं तो फिर वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और ज़्यादा प्लेरोनिमोनिया वगैरह हो सकता है। उसी तरह से गोट में एक प्लेरोनिमोनिया जो पीपीएलओ जिसको बोलते हैं उस टाइप का भी निमोनिया गोट के अंदर काफ़ी कॉमन है। उसके पहचानने का तरीका यह है कि एक साथ बहुत सारे जानवर आपके निमोनिया से असरअंदाज होंगे। तो बहुत सारे जो जानवर हैं उनमें फीवर भी लगेगा, बहुत सारे बग्स में फीवर भी लगेगा, निमोनिया के सिम्टम्स लगेंगे। तो ये जो है तो एक माइकोप्लाज्मा का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। और माइकोप्लाज्मा के लिए जो एंटीबायोटिक की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी अलग रिक्वायरमेंट है। तो आपको जो बेटा आप उनसे जब बात करेंगे तो वो आपको माइकोप्लाज्मा का है तो क्या देना है वो आपको फिर बता सकते हैं। दूसरी जो ज़्यादा जो बीमारी हम लोग जो देख रहे हैं वो है फुट रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। मैं किसी भी प्लाई फार्म पे जाऊंगा तो सबसे पहले ये बोलेंगे सर पैर का क्या करें, हम लोग पैर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी 2 वजूहत नजर आती है। एक तो ये है कि इनको हम लोग जो इंटेंसिव फार्म में जो रखते हैं वो जो सरफेस है जिस पे वो रहते हैं वो हार्ड है। अब इनकी बॉडी देखो, आपके पास के जो बकरे हैं उनका वजन है 60 किलो 70 किलो 80 किलो इवन 100 किलो के ऊपर भी, और चारों जो पैर है वो पैर का शेप देखो, वो चारों पैर पे इनका पूरा जो वो जो चारों पैर है उसी पे पूरा उनका वजन है। अब वो नीचे का जो सरफेस है वो हार्ड है, और वो नीचे का जो सरफेस है वो हार्ड है, और उस वजह से उनके जो पैरों पे है वो प्रॉब्लम, वो आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है। तो आर्थराइटिस के जो पलाई के जो फार्म है उनके अंदर जो आर्थराइटिस हो रहा है वो ज़्यादातर ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है। तो बैक्टीरियल आर्थराइटिस बहुत कम है। वहाँ बैक्टीरियल आर्थराइटिस कब होता है कि जब ट्रॉमा यानी जो हार्ड सरफेस पे खड़ा है या आपने जगह बिल्कुल कम दिए है और उसको जो है तो बैठने उठने में तकलीफ हो रही है, जो मूवमेंट चाहिए उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो बताते कि एक बकरे के लिए कम से कम 15 स्क्वायर फीट जगह चाहिए इंटेंसिव फार्म में। अब आप देखिए कि अपने पास का जो फार्म है उसके अंदर आप कितनी जगह दे पाते हैं, जगह की कमी है। तो जगह की कमी है तो उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, और मोबिलिटी कम होने की वजह से जो जॉइंट है उनके वो जॉइंट के अंदर
प्रॉब्लम्स होते हैं और आर्थराइटिस होता है। तो अगर आर्थराइटिस अगर आपको अगर लेमनेस अगर दिखता है आर्थराइटिस से, तो दो चीज़ करिए। सबसे पहले तो आप उठा के देखिए कि खुर की वजह से तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो बकरे हैं उनमें जो खुर को जो काटते हैं, जो शेप में लाते हैं, तो वो बराबर नहीं होता है। और वो अगर लेवल बराबर, चारों खुर के लेवल अगर बराबर नहीं है, तो जो बकरा जो खड़ा रहेगा वो इस तरह से खड़े रहेगा, तो उसका जो पूरा वेट है वो वेट किसी एक जॉइंट पर जाएगा। तो एक तो आपके पास जो खुर का जो इंतज़ाम करने वाला जो बंदा है, वो जब काम करे तो आपका एक बंदा पास में खड़े रह के ये चेक करना चाहिए कि जो खुर की जो वो जो कर रहा है, जो ट्रिमिंग जो कर रहा है, वो ट्रिमिंग बराबर हो रही है नहीं हो रही है, और चारों पैर का जो ट्रिमिंग है वो ट्रिमिंग से बिल्कुल लेवल के अंदर आपका बकरा खड़ा है या नहीं खड़ा है। दूसरा ये है कि जब भी आप ट्रिमिंग करेंगे, ट्रिमिंग करने के बाद में आपको वो जो चारों पैर है, कम से कम 3 दिन तक आपको किसी भी डिसइंफेक्टेंट में आपने पैरों को डुबाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने वो चैनल अगर इस टाइप का अगर चैनल अगर बनाया है तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप एक साथ सारे बकरों का ट्रिमिंग कर रहे हो, फिर वो बकरे उसमें से आप ले जाएंगे। इसलिए कि वो जब ट्रिमिंग जो कर रहा है तो हर एक बकरे के बाद दूसरे बकरे की ट्रिमिंग करने में तो डिसइंफेक्शन नहीं कर रहा है। जैसे अपने पास नाई करते हैं कि ब्लेड चेंज करते हैं, दूसरी ब्लेड लगाते हैं, वैसे तो नहीं होता है। तो एक का इन्फेक्शन दूसरे को जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए आप उसका जो खुर का 3 दिन के लिए कम से कम कोई भी डिसइंफेक्टेंट जो सोल्यूशन है उसके अंदर आप चारों भी पैर को आप डुबाइए, ये जितने भी बकरे हैं। तो जो हूफ का जो इन्फेक्शन है लेमिनाइटिस में, हूफ के जो इन्फेक्शन होते हैं लेमिनाइटिस बड़े पेनफुल होते हैं, और बहुत इतने पेनफुल होते हैं कि बकरा खाना छोड़ देता है। अब आप ये समझिए कि रूमिनेंट जो होते हैं ना, जिसके 4 जो स्टमक होते हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ये मरते मरते भी खाते रहेंगे। इनके मुंह में ये मर गया, लेकिन मुंह के अंदर आपको दिखेगा कि एक चारा अंदर लटका हुआ है। तो ये इनका जब खाना जब बंद हो गया तो ये समझना कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है, इसलिए नहीं खा रहे। तो उस टाइप का पेन रहता है जो लेमिनाइटिस का पेन रहता है, तो बड़ा सीवियर रहता है। तो उसके लिए आपको मैनेज करना है। और दूसरा जो आर्थराइटिस जब होता है तो स्वेलिंग वगैरह आती है जॉइंट में। जब भी स्वेलिंग आती है तो हाइग्रोमा बोलते हैं उसको, है ना। सामने के नी जॉइंट में आएगा या पीछे के जॉइंट में आएगा। होने के बाद में जब आप दबा के देखते हो तो लगता है कि कोई फ्लूइड है अंदर। तब वो जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड को बहुत सारे लोग सिरिंज डाल के निकालने की कोशिश करते हैं। वो मत करिए, इसलिए कि आप जितने बार निकालेंगे उतने बार फ्लूइड उसके अंदर जमा होगा। वो ऊपर का जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल की वजह से जो तो उसको प्रॉब्लम आ रहा है। वो कैप्सूल जो तो फ्लूइड को सिक्रेट कर रहा है, वो सिक्रेशन वहाँ पर जमा हो रहा है। तो उसका एक तो इलाज ये है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जैसा डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन वगैरह के जो इंजेक्शन है, वो आप इंट्रामस्कुलर मसल्स में देंगे। अगर उससे नहीं फ़ायदा हो रहा है तो फिर वो जॉइंट के अंदर वो इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन जॉइंट में जो भी आपका बंदा इंजेक्शन देगा उसको वो ट्रेन होना चाहिए इंजेक्शन देने में, और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। उसको सिर्फ एक ही चीज़ बताना है कि जब वो नीडल का इस्तेमाल करे तो बिल्कुल छोटी नीडल का इस्तेमाल करे, और जॉइंट में जब वो जाए तो उसको जो नीडल है वो नीडल फ्रीली इस तरह से हलते रहना चाहिए। और ज़रा भी अगर वो कोई फ्लूइड पुश कर रहा है तो आराम से वो जो दवा है वो अंदर जा रही है। वो अगर देते हैं बीटामेथासोन तो स्वेलिंग जो है तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है। और ये जो है, ये जो मेजर प्रॉब्लम है, ये ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम है। और इसका जो फाइनल जो इलाज है वो ये है कि आप देखिए कि आपके पास में हाउसिंग सिस्टम में जहाँ आप उनको बांध रहे हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर हो सकते हैं कुछ सॉफ्ट बेडिंग दे सकते हो, या कोई अगर आर्थराइटिस का अगर बकरा है तो आप कुछ दिन के लिए, जब तक उसको बीमारी, आप एक जो ज़मीन के ऊपर सॉफ्ट जो सरफेस है वहाँ पर लाके आप बांधिए कुछ दिन के लिए, और उसके बाद में आप इलाज करेंगे तो वो जल्दी ठीक होगा। और दूसरी एक लेमिनाइटिस या लेमनेस का जो प्रॉब्लम है वो जो मैंने बताया वो एक्सेस कैल्शियम की वजह से। तो आप एक्सेस कैल्शियम की तरफ आप नज़र करेंगे, जो हाउसिंग जहाँ पर बैठ रहे हैं, जो तख्त वगैरह है उसका स्पेस कितनी है उसकी तरफ आप देखेंगे, और अगर हो सके तो आप उसको सॉफ्ट बेडिंग के ऊपर आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये तो एक तो निमोनिया इनकी आम बीमारी है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मेनिंजाइटिस की एक आम बीमारी है बकरों में, एंसेफेलाइटिस की एक बीमारी है। और तो कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतने इंडाइजेशन जो डाइजेशन के जो प्रॉब्लम है वो होती है।
उसका जो असल वजह है मैंने बताया कि वो जल्दी जल्दी आप फीड को अगर स्विच करते हैं तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम होगा और रूमेन का एसिडोसिस होगा, और एसिडोसिस भी की वजह से भी इनका जो वेट गेन वगैरह कम होता है। तो आपको अगर पॉसिबल है तो दिन भर में अगर जो भी इनको खिलाना है, अगर आप टोटल मिक्स करके अगर खिला सकते हैं। मुझे पता है कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि गोट सॉर्टिंग भी करती है ना, इधर से जो अच्छी चीज़ है उसको पिक कर लेती है, बाकी चीज़ को नहीं पिक करेगी, वो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अगर आप एक ही टाइप का फीड मिक्स करके अगर आप दिन भर अगर आप खिला सकते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। अब फीडिंग कितने बार करनी चाहिए, कितने बार इनके सामने रखनी चाहिए, एक तो ये है कि रूमिनेंट जितने भी हैं इनको अल्लाह ताला ने बनाया है ऐसे है कि ये जब जानवर जंगल में जब रहते थे तो इनको सारा डर ये रहता था कि कोई शेर और कोई ये आके तो ना खाए। तो इनकी जो आदत है, नॉर्मल जो नेचुरल आदत है वो ये है कि थोड़ा सा खाना, जाकर कोने में जहाँ पर सेफ जगह है वहाँ जाकर बैठना और फिर से जुगाली करना, है ना। जुगाली जो करते वो इसलिए कि डर के मारे जितना अवेलेबल है पहले खा लो और फिर जाके कोने में बैठ के फिर से वापस लेकर आओ और उसकी फिर जुगाली करो। तो ये जो जानवर है इनको जुगाली करने के लिए सफिशिएंट स्पेस लगता है। तो वो स्पेस अगर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इनकी जुगाली नहीं होगी। दूसरा, जो एसिडोसिस और इंडाइजेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी एक दूसरी भी वजह ये है कि लोग उम्र ये समझते हैं कि बकरों को जब कोई भी हम फीड देते हैं अगर वो जल्दी खा रहा है तो फीड अच्छा है। नहीं, फीड वो अच्छा है जो बकरा देर तक चबा चबा कर खाए, इसलिए कि जब वो चबा चबा कर खाएगा तो थूक निकलेगा, और थूक सबसे बेहतरीन बफर है डाइजेशन के लिए। जो पहला जो उसका पेट है उसका जो पीएच 6.2 6.4 रहना चाहिए वो थूक की वजह से होता है। और जो बकरे वगैरह उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जो थूक की जो मिकदार है वो तकरीबन 30 लीटर से 25 लीटर से लेकर 30 लीटर तक का रोज़ सलाइवा जो है तो बनता है। हमने भी देखिए, आप जो अपना जो सलाइवा है वो कंटिन्यूसली बना, आपको पता नहीं चल रहा है। देखिए सलाइवा हम वापस जो है तो अपने स्टमक में वापस जा रहा है, और वो जो सलाइवा है वो आप जब ड्राई फाडर उसको जब खिलाएंगे और वो ज़्यादा देर जब चबाएगा तो सलाइवा होगा। तो आप पत्ती का साइज़, चैफ साइज़, आप जो ग्रेन्स वगैरह खिला रहे हो उसका साइज़, पार्टिकल साइज़, ये जानवरों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पार्टिकल साइज़ आप थोड़ा सा बड़ा रखेंगे उतना अच्छा है, जितना पार्टिकल साइज़ कम करेंगे उतना ज़्यादा फर्मेंटेशन होगा और एसिडोसिस होगा। तो थोड़ा सा आप अपनी जो फीड है उसके तरफ आप ध्यान देंगे तो जो डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम होंगे। दूसरा, डायरिया भी इनके अंदर काफ़ी कॉमन है, और वो जो डायरिया होता है या तो बैक्टीरियल डिसीज़ की वजह से होता है या वायरल में मोस्टली पीपीआर, और अगर उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर आप कर रहे हो तो ये वो नहीं होगा। दूसरा है डायरिया जो होता है वो होगा बैक्टीरियल डिसीज़ की वजह से, साल्मोनेला है ना, उसके बाद में और बाकी के इकोलाई वगैरह जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम एक ये आ रहा है कि ह्यूमन में अगर डायरिया अगर हो रहा है तो वो ज़्यादातर इंटेस्टाइन में हो रहा है, और इंटेस्टाइन में हो रहा है तो अगर मैं एंटीबायोटिक दूँ तो एंटीबायोटिक वो जा रहा है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वो बैक्टीरिया पे असर करेगा। अब यहाँ अगर मैं एंटीबायोटिक ओरल दूंगा तो जो पहला कंपार्टमेंट है वहाँ बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया है ना, जो डाइजेशन कर रहे हैं। अब अगर मैं ओरल एंटीबायोटिक दूंगा तो वो एंटीबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, तो वो जो अच्छे जो बैक्टीरिया बेनिफिट हुए उसके भी असर करेगा। यही वजह है कि आपको जहाँ तक हो सके ओरल एंटीबायोटिक आपको अवॉइड करना है, एक्सेप्ट सल्फोनामाइड जो है तो वो आप दे सकते हैं। सल्फा के जो टैबलेट वगैरह आते हैं, सल्फा के जो ओरल के जो ड्रग्स आते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन सल्फा और ट्राइमेथोप्रिन जैसे सेप्टान टाइप के या ये ओरिप्रिन टाइप के जो टैबलेट वगैरह आते हैं उसमें सिर्फ सल्फा काम का रहता है, ट्राइमेथोप्रिन बिल्कुल एब्सॉर्ब नहीं होता। इसके लिए वो अगर आप देंगे ट्राइमेथोप्रिन तो रूमेन के बैक्टीरिया पे इफेक्ट करेगा। लेकिन सारे जब एंटीबायोटिक देखेंगे तो उसमें ट्राइमेथोप्रिन सल्फा एक ऐसा ड्रग है जो ओरली दे सकते हैं। बाकी के जितने भी एंटीबायोटिक हैं, सेफेलोस्पोरिन ले लो आप, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ले लो, टेट्रासाइक्लिन ले लो, ये सारे के सारे ड्रग आप ओरल अगर देते हैं, कोई भी अगर कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको ओरल टैबलेट दो तो ये ओरल टैबलेट में से एंटीबायोटिक एब्सॉर्ब नहीं होता, ठीक है, आपको इंजेक्टेबल ही देना पड़ता है। तो अगर डायरिया अगर हो, एंट्राइटिस अगर हो,
तो आपको इंजेक्शन ही देना है। और उस इंजेक्शन में चूँकि एंट्राइटिस ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए आपको उस टाइप के एंटीबायोटिक को प्रेफर करना चाहिए। अब उस टाइप के जो एंटीबायोटिक है वो कौन कौन से हैं? एक तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है क्लोरामफेनिकॉल, जेंटामाइसिन या एमिकासिन। इसमें से कोई भी एक ड्रग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी एंटीबायोटिक जब शुरू करेंगे तो जो लोवेस्ट एंटीबायोटिक है वहाँ से शुरू करिए, और वो अगर असर नहीं करे तो फिर हायर एंटीबायोटिक पे जाइए। जब आप 8वें मंजिल पर चढ़ गए तो फिर नीचे उतरना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको सिंपल जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है आप उससे आप शुरू कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ये क्लोरामफेनिकॉल है, ये आप दे सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक 5 दिन से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 दिन में अगर आपको उसका असर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंफर्टेबिलिटी नहीं है, उसकी रेजिस्टेंस है, आपको स्विच ओवर करना है, आपको किसी दूसरे एंटीबायोटिक पर आपको जाना है। अब ये फिर सारे जो एंटीबायोटिक रहते हैं इनकी एक हाफ लाइफ रहती है बॉडी में, कि वो कितने देर तक उसका लेवल में ब्लड में उसका लेवल रहेगा। तो अब जब वो लेवल कम होता है तो वहाँ पर आपको फिर से इंजेक्शन देना है ताकि वो लेवल बरकरार रहे। इसलिए देखेंगे कि आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, ह्यूमन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको जो दवा देता है वो होता है कि सवेरे एक लेना है, शाम में एक लेना है, या सवेरे दोपहर में एक, शाम में। उसकी वजह ये है कि वो जो ड्रग है उसका लेवल बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मेंटेन रहे, ताकि पूरे जो बैक्टीरिया है या जरासीम है वो निकल जाए। अब हम लोग क्या करते हैं कि सवेरे इंजेक्शन दे दिया लेकिन बाद में देती नहीं। जब बाद में दिए नहीं तो जो लेवल है वो लेवल कम हो गया और बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और ये जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है ये ह्यूमन को भी ट्रांसमिट हो सकती है। इसके लिए आपको अगर एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें कम से कम 2 बार आपको दिन में उसको रिपीट करना है, और कम से कम 3 दिन आपको रिपीट करना है। अगर लगता है कि फीवर कब भी हो गया है तो आपको 3 दिन तक आपको रिपीट करना है। एक जो हमेशा मसला आता है वो ये है कि हम एंटीपायरेटिक या फीवर के हम लोग ड्रग इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जो बुखार जो आता है कोई भी इन्फेक्शन के बाद में, वो बुखार एक तो बैक्टीरिया की वजह से है, और दूसरा बॉडी का जो रिस्पॉन्ड कर रही है, बॉडी जो इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, उस इम्यूनिटी में भी है ना बुखार आता है। क्योंकि बुखार जब आ रहा है 40 डिग्री जब आ रहा है बुखार, तो उसका मतलब ये है कि वो बुखार में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इनका मल्टीप्लिकेशन 37 डिग्री से होता है। तो बॉडी क्या कर रही है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रही है कि ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो, इनके ग्रोथ कम हो जाए, तो इसलिए वो बुखार बढ़ा। अब आप वहाँ अगर आप फीवर की दवा देंगे, आप फीवर कम करेंगे तो आप बैक्टीरिया को मल्टीप्लिकेशन का चांस देगा। तो इसलिए शुरू में कम से कम 3 दिन तक अगर फीवर भी हो तो आप एंटीपायरेटिक वगैरह दवा का इस्तेमाल नहीं करें। हाँ, अगर फीवर 105 के ऊपर हो और लग रहा है कि जो आपका जो बकरा है उसको डिस्कम्फर्ट है, तो उस टाइम पे आप जो फीवर की जो दवा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर पैरासीटामोल से लेके बाकी के जो और जो दवाएं हैं, मेग्लोबिन है, और बाकी के जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मेलाक्सोकैम वगैरह टाइप के, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे फिर थोड़ा सा फीवर आपका डाउन होगा। लेकिन यहाँ पर एक डेंजर हमेशा ये रहता है कि जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में तो मैं हमेशा हर एक को बोलता हूँ कि अगर बुखार है तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, रहने दो, 3 दिन तक बुखार आएगा, उससे इम्यूनिटी, अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होगी। आप बार बार फीवर उसका डाउन करेंगे तो बार बार उसको इन्फेक्शन होगा, उसकी इम्यूनिटी जो अच्छी डेवलप होनी चाहिए वो अच्छी डेवलप नहीं होगी। अब मुझे लगता है कि थोड़े से हम क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं, ताकि बीमारियों के या और कोई भी दूसरे टॉपिक पे अगर आपके कुछ अगर क्वेश्चंस हैं तो हम लोग उसके बारे में फिर डिस्कस कर सकते हैं।